Hello everyone, this is Sana Parveen here. This is lecture number 2 of the chapter 11 that is Biotechnology Principles and Processes. इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सीक्वेंस जो हम फॉलो करते हैं वो ये है कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम ऑप्शंस देखेंगे एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड के सवाल में क्या पूछा गया है। ये वीडियो से मकसद हमारा ये रहने वाला है कि हम एनसीईआरटी के हर लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बाय हार्ट हो सके। सो लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ जेल पीस इज नोन एज स्पूलिंग, इल्यूजन, एजीई विच इज अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और अनीलिंग। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा गया है कि जब भी आपको बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस करना होता है, आपको बायोटेक का प्रोसेस करना होता है तो आप एक होस्ट ऑर्गेनिज्म को लेते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म, इस होस्ट ऑर्गेनिज्म से हम इसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके सेल में से। ये डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन ये पूरा का पूरा डीएनए हमारे काम का नहीं है। इस पूरे डीएनए में से हमको फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक डिजायर्ड जीन ही चाहिए, हमको एक पार्ट ऑफ द डीएनए चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डीएनए को कट करना पड़ता है विद द एंजाइम्स कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिसको हम आरई बोलते हैं। अब अगर मैंने डीएनए को कट कर दिया तो मेरे पास क्या मिलेंगे, मेरे पास होंगे फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। ओके, अब ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, मैंने कट किया तो मुझे मिला फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2 एंड फ्रैगमेंट 3। ओके, फ्रैगमेंट 1 एंड 3 मेरे कोई काम का नहीं है, फ्रैगमेंट 2 हमको चाहिए रहेगा क्योंकि दैट इज द डिजायर्ड जीन। ओके, ये डिजायर्ड जीन मुझे चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डीएनए का एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा फ्रॉम द जेल पीस। जैसे कि इसको सेपरेट करना है, इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए हम एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एक जेल लेते हैं, इसके ऊपर हम सैंपल को लोड कर देते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट द एंटायर प्रोसेस इन डिटेल। इस सैंपल को हम लोड कर देते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम डीएनए को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी के बारे में मेंशन किया है कि आपके पास क्या है, एक जेल पीस है, उसके ऊपर आपने सारे फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को लोड कर दिया है। ओके, अब लोड करने के बाद जब सेपरेशन हो जाता है डीएनए का, जब डीएनए का सेपरेशन हो जाता है तो हमको उस डीएनए को जेल पीस से निकालना होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूट करना, डीएनए को इल्यूट करना, प्रोसेस का नाम हो जाएगा इल्यूजन। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी द प्रोसेस ऑफ इल्यूजन। The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. Next question. The fragmented DNA can be visualized by staining DNA with. हमने ये जो पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस किया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हमने पूरा प्रोसेस किया, ये प्रोसेस करने के बाद आप आंखों से तो डीएनए को नहीं देख सकते, यू कैन नॉट सी डीएनए विथ योर नेकेड आईज। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस डीएनए को स्टेन करना पड़ेगा, इस डीएनए को कलर देना पड़ेगा। तो हम कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं इस डीएनए को कलर देने के लिए, ताकि हमको ये डीएनए दिखाई दे सके। ये ना एक्चुअली एक नीट का पीवाईक्यू भी है, रिसेंटली आई थिंक 2023 का ही ये पीवाईक्यू है, तो आपको ये रिमेम्बर करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी एज अ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा NaCl, ऑप्शन बी हो जाएगा इथिडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी हो जाएगा इथिलीन ब्रोमाइड एंड ऑप्शन डी हो जाएगा NaBr। तो आंसर जो हमारा निकल के आता है दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड। आपको हम यूज करते हैं डीएनए को स्टेन करके उसको विजुअलाइज करने की, इसको देखने की हम कोशिश करते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब रिसेंटली 2023 में ही 2-3 क्वेश्चन आ गए थे। Separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound called as ethidium bromide
फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी लाइट। तो सबसे पहले आपको इथिडियम ब्रोमाइड रिमेंबर करना है कि आपने इथिडियम ब्रोमाइड से डीएनए को स्टेन कर दिया। उसको देखने के लिए आपको इसको एक्सपोज करना पड़ेगा यूवी रेडिएशन के अंदर। You cannot see pure DNA fragments in the visible light and without staining. The separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound which is ethidium bromide. Okay, ये थोड़ा सा repeat हो गया है दोनों sentence. For cloning of the foreign DNA, it is attached with origin of replication gene of vector which controls। अब सवाल में ये पूछा गया फॉर क्लोनिंग ऑफ द फॉरेन डीएनए, आपने एक होस्ट लिया था, इस होस्ट ऑर्गेनिज्म से आपने अपना डिजायर्ड जीन लिया। इस डिजायर्ड जीन को आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इस ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, हमने ये लिया कि ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म से हमने डिजायर्ड जीन एक्सट्रैक्ट किया। इस डिजायर्ड जीन को हमने ऑर्गेनिज्म टू के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। ओके, फॉर क्लोनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, अब इस ऑर्गेनिज्म टू के अंदर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा फॉरेन डीएनए आया है, ये मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ फॉरेन डीएनए को, ये जो फॉरेन डीएनए आया है इसको ना हमने आगे की जनरेशन में भी ट्रांसफर कराना है। इसीलिए हम ऐसे क्या मेजर्स ले सकते हैं कि हम आगे आने वाली जनरेशन में भी हमारा डिजायर्ड जीन को क्या कर सकें, इनकॉर्पोरेट करा सकें। ओके, सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस। ये इनका खुद का डीएनए, ये हमने डिजायर्ड जीन इनके अंदर क्लोन कर दिया है। फॉर क्लोनिंग ऑफ द फॉरेन डीएनए, अब ये डीएनए आगे की जनरेशन में भी ट्रांसफर हो, इसके लिए हम क्या करते हैं ना कि जो डीएनए है, ये डीएनए किसका है, ये डीएनए ऑर्गेनिज्म टू का है, ये डीएनए ऑर्गेनिज्म टू का है। अब इस ऑर्गेनिज्म टू के डीएनए के ऊपर एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ही आसपास आपने अपना डिजायर्ड जीन लगाना पड़ेगा, तभी आपके डिजायर्ड जीन को क्लोन कर पाएंगे हम और इसके कॉपीज बन सकेंगे। ओके, सो फॉर क्लोनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए इट इज अटैच्ड विद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और वेक्टर विच कंट्रोल्स। अब ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये किस चीज को कंट्रोल करता है? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये रेप्लिकेशन को कंट्रोल करेगा। रेप्लिकेशन होगा तभी तो आगे की जनरेशन में हमको डीएनए ट्रांसफर कराना पॉसिबल होगा। यस और नो? तो हमने क्या करना है, ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये रेप्लिकेशन को फॉर श्योर कंट्रोल करता है। और ये एक और चीज को कंट्रोल करता है कि आपने रेप्लिकेशन तो करा दिया, लेकिन रेप्लिकेशन करा के आपको कितने कॉपीज बनाने थे, ये भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही कंट्रोल करेगा। ओके, अब मुझे जितने कॉपीज, फॉर एग्जांपल आपके पास अपना डॉक्यूमेंट है, आप उतना ही जेरोक्स करवाएंगे ना जितना आपको रिक्वायर्ड है, आप एकदम बल्क में करा के पूरी जिंदगी के लिए नहीं रख लेंगे। सो दैट इज व्हाट द आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। रेप्लिकेशन को भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोल करता है और कॉपी नंबर को भी ये रेप्लिकेशन कंट्रोल करता है। इस वीडियो से हमारा मकसद ये है कि आप एनालाइज करें कि आपकी नीट की प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। You have to understand the concept and then try to come and try to see these videos and try to analyze कि आपकी नीट की प्रिपरेशन किस हद तक चल रही है। ओके, अगर आप एकदम न्यू है, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी फॉर यू टू अंडरस्टैंड these answers. Okay, next question. You can read this piece of information. Next question. Find the true statement. कभी भी जब ऐसा सवाल आए कि find the true statement और false statement, so what you have to do is आपको ये word को highlight कर लेना है कि सवाल में क्या पूछा गया है, true पूछा गया है, false पूछा गया है. So you can highlight that word. Option A is origin of replication means, ORI means origin of transcription. Option B, some bacterial cells may have copy number of plasmid that varies from 15 to 100.
Option C, vector should have many recognition sites for commonly used restriction enzymes so that alien DNA can attach to any one of these sites easily. And option D, where is my pen? Option D is tetracycline resistance gene in PBR322 can be cleaved by VU1 and PST1. तो इसमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? हम देख लेते हैं। जो ORI है इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। ओके, देन सम बैक्टीरियल सेल्स में हैव कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। अगर हम कभी कोई बैक्टीरियल सेल को देखें तो बैक्टीरियल सेल में ना एक ही प्लाज्मिड मौजूद नहीं होता है, बहुत सारे प्लाज्मिड भी हो सकते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड है ये बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसका नंबर रेंज क्या है? प्लाज्मिड्स can be 15 to 100 as well. Okay, some bacterial cells may have copy number of plasmid that varies from 15 to 100. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, बाकी के ऑप्शंस को भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। ऑप्शन सी, वेक्टर शुड हैव मेनी रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हम ये इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑप्शन सी हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास वेक्टर है और वेक्टर यूजुअली हम क्या लेते हैं? प्लाज्मिड को लेते हैं। ओके, अब ये जो प्लाज्मिड है ना, इसके ऊपर जो रिकॉग्निशन साइट है, रिकॉग्निशन साइट का मतलब ये होता है जब भी कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट होती है, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कट करने का एक प्लाज्मिड के ऊपर साइट होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इको R1 ले लिया। इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कट करने की एक ही साइट होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा कट करने की साइट हुई तो क्या हो जाएगा ना, फॉर एग्जांपल इको R1 की रिकॉग्निशन साइट या वो 3 जगह पे इको R1 आके कट कर सकता है। अगर इको R1 आके 3 जगह पे कट कर देगा तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड के वेक्टर के फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। ओके, आपको वेक्टर के फ्रैगमेंट्स नहीं बनाने थे, आपको ये करना था कि आप प्लाज्मिड में एक यहाँ पे कट लगा दें। कट लगाने के बाद यू कैन ओपन अप द प्लाज्मिड और आप अपना डिजायर्ड जीन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे हो जाता है ना, वेक्टर शुड हैव मेनी रिकॉग्निशन साइट। नो, बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट नहीं होनी चाहिए। Vector should have one recognition site for commonly used restriction enzyme ताकि हम alien DNA को वेक्टर में अटैच कर सके उस साइट पे आसानी से। So this is a very important statement. Tetracycline resistance gene in PBR322 can be cleaved by PVU1 and PST1. ये एक्चुअली गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें जैसे हमको आंसर पता चल गया कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ये गलत इसीलिए हो जाएगा क्योंकि इसको ना मैं पीछे ड्रॉ करके बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई प्लाज्मिड, दिस इज माई प्लाज्मिड। ओके, अब ये प्लाज्मिड पे ना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट होता है एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट होता है। ओके, अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के ऊपर दो रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होती है, दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए, एंड दैट इज रिकॉग्निशन साइट विच इज प्रेजेंट फॉर BAMH1 एंड SAL1, BAMH1 एंड SAL1। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के ऊपर BAMH1 एंड SAL1 के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट है, और हमको सवाल में दिया था कि जो हमको सवाल में मेंशन किया था वो एक्चुअली उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के ऊपर साइट प्रेजेंट है, PST1। Okay, so here you can write ampicillin resistance gene in PBR322। ये जो मैंने प्लाज्मिड बनाया, ये मैंने कौन सा बनाया? PBR322 मैंने बनाया है। ओके, तो जो साइट होगी ये PUV1 एंड PST1 के लिए नहीं है, ये एक्चुअली BAMH1 एंड SAL1 के लिए प्रेजेंट होती है। और कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाता है? ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following antibiotic resistance gene are used as selectable markers for E. coli? So if we look at this thing here, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कौन कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हम सिलेक्टेबल मार्कर, एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हैं ई कोलाई के लिए? ऑप्शन ए क्लोरामफेनिकॉल, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी कैनामाइसिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. एक्चुअली द आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ दीज. अब ये आंसर क्यों आया इस तरीके से, इसको हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं. सिलेक्टेबल मार्कर, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दैट इज अ प्लाज्मिड. ओके, अब प्लाज्मिड के ऊपर क्या होता है ना, एक साइट प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ड्रॉ कर दिया है. ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसके साथ में और भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एम्पिसिलिन आर एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन. अब ये जो जीन्स है ना, ये सिलेक्टेबल मार्कर के जैसे काम करते हैं. सिलेक्टेबल मार्कर के जैसे काम करते हैं. सिलेक्टेबल मार्कर क्या मतलब होता है ना, कि ये सिलेक्टेबल मार्कर को हम यूज करके उन सेल्स को चूज करते हैं जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो चुके हैं. किनमें से? फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल. तो जब आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल कौन सा है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल कौन सा है, तो आप ये सिलेक्टेबल मार्कर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स. ओके, सिलेक्टेबल मार्कर का काम क्या है कि हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट कर दें और ट्रांसफॉर्मेंट्स को ही हम ग्रो करें. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसमें हम एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को होस्ट बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं. The gene encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline or kanamycin are considered useful selectable markers for E. coli. तो E. coli के लिए कौन कौन से selectable markers हो सकते हैं? ampicillin हो सकता है, tetracycline हो सकता है, chloramphenicol हो सकता है and kanamycin भी हो सकता है. ओके, ये सारे जीन्स हैं. जीन्स मतलब ये सारे जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक. तो कौन कौन से एंटीबायोटिक्स यहाँ पे हम देख रहे हैं? एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये सारे हमारे एंटीबायोटिक्स हैं. द नॉर्मल ई कोलाई cells do not carry resistance against any of these antibiotic. तो ये जो सारे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स मेंशन किए गए हैं, ई कोलाई के पास नेचुरली कोई भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होता है. Okay, so the answer here is going to be chloramphenicol, tetracycline, kanamycin and all of these. If alien DNA is introduced using SAL1 in PBR322, then transferment will grow on. Okay, तो इस सवाल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा. If alien DNA is introduced using SAL1, I am going to draw a small plasmid here. ये प्लाज्मिड को हमने ड्रॉ कर दिया. ओके, अब जो SAL1 है ना, वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के ऊपर इसका साइट प्रेजेंट होता है. ओके, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मैंने जीन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. SAL1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो रिकॉग्निशन साइट है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के ऊपर है. ओके, अगर हमने यहाँ पे SAL1 की मदद से यहाँ पे हमने कट करा दिया और एलियन पीस ऑफ डीएनए को यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, ये ऐसा हमने कट करा के SAL1 के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर, SAL1 जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके रिकॉग्निशन साइट के ऊपर हमने कट लगा के फॉरेन डीएनए को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया है. ये फॉरेन डीएनए हमने डाल दिया. ओके, तो आपने क्या खराब कर दिया यहाँ पे? आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को खराब कर दिया है. मतलब अभी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन काम नहीं कर पाएगा. ओके, क्यों नहीं काम कर पा रहे? क्योंकि आपने बिगाड़ दिया ना, उस जीन को काट दिया आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम SAL1 की मदद से. ओके, सो SAL1 एंड PBR322, देन ट्रांसफॉर्मेंट. तो जो ट्रांसफॉर्मेंट होंगे ये आपने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना दिया, इसको आपने होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया. तो अब ये जो होस्ट है ना, ये किसके ऊपर ग्रो करेगा?
it will grow on ampicillin. It will grow on, sorry, it will grow on tetracycline. ये किसके ऊपर है? फेलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग साल 1. देन ट्रांसफॉर्मेंट किसके ऊपर ग्रो करेगा? इट विल ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन आपने खराब कर दिया है, तो ये टेट्रासाइक्लिन के ऊपर अभी ग्रो कर सकता है, क्योंकि अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन काम नहीं कर रहा है. ओके फाइन. ये किसके ऊपर ग्रो नहीं करेगा? ये उसके ऊपर ग्रो नहीं करेगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इसके पास प्रेजेंट है, तो ये एम्पिसिलिन के ऊपर 1 सेकेंड. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इसके पास जीन प्रेजेंट है, तो ये एम्पिसिलिन के पास रेजिस्टेंस दिखाएगा, और ये एम्पिसिलिन के ऊपर रेजिस्टेंस दिखाने के ऊपर एम्पिसिलिन के ऊपर ग्रो हो जाएगा. यस 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 यस, आई एम सो सॉरी. एम्पिसिलिन के ऊपर ये ग्रो हो जाएगा. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इसके पास जीन प्रेजेंट है. ओके, तो ये एम्पिसिलिन के ऊपर ग्रो हो जाएगा, ये टेट्रासाइक्लिन के ऊपर ग्रो नहीं हो पाएगा. टेट्रासाइक्लिन से ये मर जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हमने खराब कर दिया है. ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी यस, एब्सोल्युटली एम्पिसिलिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग. इनकरेक्ट मैचिंग आपको सिलेक्ट करना है. PBr322 इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर, इको R1, CLA1, HIND3 restriction enzymes, ROP protein involved in replication of the plasmid, PCR technique in which multiple copies of the gene or DNA of interest is synthesized in vitro, या all are correctly matched. Okay, so here if we see this thing here, जो इसमें इनकरेक्ट मैचिंग है, देखो PBr322 एक इकोलाई का क्लोनिंग वेक्टर है, एक प्लाज्मिड है, तो ये तो करेक्ट मैचिंग हो गया. देन ये सारे हमारे क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो ये भी करेक्ट मैचिंग हो गया. PCR एक टेक्निक है जिससे हम डीएनए के बहुत सारे कॉपीज बना सकते हैं इन विट्रो. तो गलत क्या हो जाता है? गलत होता है ROP, प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड. इसको एक्चुअली हम ROP नहीं लिखते हैं, इसको हमने लिखना है स्मॉल ROP. ओके, यहाँ पे कैपिटल ROP लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखना है. इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल ROP. ये जीन कोड करेगा प्रोटीन्स को जो कि हमारे प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में मदद करेंगे. ओके फाइन, सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ओके, selection of recombinant due to inactivation of antibiotic is a cumbersome procedure. Insertional inactivation of beta-galactosidase leads to colorless colonies. Insertional inactivation of beta-galactosidase leads to blue color colonies. In insertional inactivation, the rDNA is inserted within the cloning sequence of an enzyme that is beta-galactosidase. तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे ना ऐसे दो स्टेटमेंट्स है जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लीड्स टू, या तो कलरलेस कॉलोनीज बनेंगी या तो ब्लू कॉलोनीज बनेंगी. तो हमारा जो कोई एक आंसर होगा, कोई एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, वो इन दोनों में से ही होगा. ओके, बाकी के दोनों ऑप्शंस को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे. तो इसको समझने के लिए हम इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. हमारे पास ना प्लाज्मिड एक है, हमारे पास एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है PUC8. ये प्लाज्मिड हमने ले लिया. इस प्लाज्मिड के ऊपर ना दो साइट्स प्रेजेंट होते हैं. एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और एक दूसरा जो है वो है LAC-Z जीन. तो इसको हम थोड़ा सा कलर कोड कर देते हैं. यहाँ पे आपके पास है LAC-Z जीन और दूसरी तरफ आपके पास है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन. ओके, हम कौन से प्लाज्मिड के बारे में बात करें? PUC8 के बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, अब ये जो LAC-Z जीन है ना, LAC-Z जीन के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होते हैं. कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप लाके यहाँ पे
कट करा देंगे, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, अपने क्लोनिंग साइट को पहचानेगा, रिकॉग्निशन साइट को पहचानेगा और वहां पे वो कट लगा देगा। ओके, सो लैक्जेट जीन इस तरीके से ये काम करता है। अब जो लैक्जेट जीन है ना, ये एक एंजाइम बनाता है। जीन है तो प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन एंजाइम्स प्रोटीन में ही इंक्लूडेड होते हैं। तो जो लैक्जेट जीन एक एंजाइम बनाता है जिसको हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, इसने बना दिया। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसने एंजाइम बना दिया। ओके, अगर ये एंजाइम बनता है, ये एंजाइम कब बनेगा? जब लैक्जेट जीन एकदम प्रॉपर रहेगा। ओके, तो इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम यहाँ से ना हटा देते हैं, क्योंकि अब हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो लैक्जेट जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा। ओके, एंजाइम जब बनेगा और आप इसको ना, इस एंजाइम का सबस्ट्रेट जब अप्लाई मतलब सप्लाई कर देंगे, इसका सबस्ट्रेट क्या होता है? एक्स-गैल होता है। क्या है इसका सबस्ट्रेट? एक्स-गैल होता है। ओके, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज अपना एक्स-गैल सबस्ट्रेट को इस्तेमाल करके क्या बनाएगा? ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाएगा। ओके, ब्लू कलर की कॉलोनीज या ब्लू कलर उसमें आ जाएगा। ओके, सो ये नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मली ऐसी चीजें होती है। लेकिन अगर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया, मैंने PUC8 हमने ले लिया है, इस PUC8 में हम हाईलाइट कर लेते हैं कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट है और लैक्जेट जीन भी यहाँ पे प्रेजेंट था। ओके, लेकिन हमको क्या कराना था? हमको कराना था ना यहाँ पे हमको कराना था ट्रांसफॉर्मेशन। हमने यहाँ पे लेके आए हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है, यहाँ पे कट लगा देता है, और आपने अब लैक्जेट जीन को बिगाड़ दिया है। लैक्जेट जीन अब फंक्शनल नहीं रहा। क्यों नहीं फंक्शनल रहा? क्योंकि आपने उसको कट कर दिया। यस और नो? ओके, कट करने के बाद हम ये देखते हैं कि इस तरीके से ये हो जाएगा। गिव मी सम टाइम। ये इस तरीके से आपने कट कर दिया। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एज इट इज प्रेजेंट है, और आपने अपना डिजायर्ड जीन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ओके, ये डिजायर्ड जीन आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्ट करने के बाद आपने लैक्जेट जीन को तो खराब कर दिया है। अब लैक्जेट जीन ही खराब हो गया, जीन को आपने क्या कर दिया? इंसर्शन करके, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जीन को आपने कैसे खराब कर दिया? आपने इसमें अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया है। डिजायर्ड जीन आपने डाल दिया। ओके, अब अगर जीन ही काम नहीं कर पा रहा है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा। अब अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बन रहा है और आपने एक्सगैल सबस्ट्रेट प्रोवाइड किया है, ये एक्सगैल सबस्ट्रेट इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं इस्तेमाल हो पाएगा? क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं है। एंजाइम क्यों नहीं? क्योंकि आपने लैक्जेट जीन को काट के खत्म कर दिया है। ओके, काट के बिगाड़ दिया आपने जीन को। फाइन, तो एक्सगैल अगर सबस्ट्रेट इस्तेमाल नहीं हुआ है तो ब्लू कलर डेवलप नहीं होगा। तो आपको कॉलोनीज कैसे मिलेंगी? आपको कॉलोनीज मिलेंगी कलरलेस कॉलोनीज। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करने के बाद आपको जो कॉलोनीज मिलती है वो कलरलेस मिलती है, ना कि ब्लू कॉलोनीज मिलती है। ओके, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन सी। नॉर्मली नॉन नॉन ट्रांसफरमेंट अगर हम देखेंगे, मतलब यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है तब ब्लू कॉलोनीज आएंगी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा और जो कॉलोनीज है ये कलरलेस हो जाएंगी। ओके, ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है कि हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सिलेक्ट करें, ये क्या होता है ना, ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि इंसर्शन इनएक्टिवेशन के बाद आपको कलरलेस कॉलोनीज मिलेंगी। ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि इन इंसर्शन इनएक्टिवेशन द rDNA is inserted within the cloning sequence of an enzyme beta galactosidase. Okay, so we move ahead. You can read this for yourself. Next, which vector is used to deliver gene in animal cell?
कौन सा वेक्टर हम यूज करेंगे जीन्स को एनिमल सेल में डिलीवर कराने के लिए? तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। वेक्टर फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए वेक्टर क्या होते हैं? बैक्टीरिया के लिए होते हैं वेक्टर प्लाज्मिड्स। ओके, देन वेक्टर्स फॉर प्लांट्स, वेक्टर फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए क्या वेक्टर्स होते हैं? प्लांट्स के लिए होते हैं एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ट्यूमीफेसियंस। ओके, तो ये ना एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है, इसके पास एक प्लाज्मिड होता है। ओके, इसके पास एक प्लाज्मिड होता है। इस प्लाज्मिड को हम बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो प्लाज्मिड है ये टीआई प्लाज्मिड है, ये टीआई प्लाज्मिड इसको हमने नाम दे दिया है, और इसके पास ये टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट है। तो ये हम वेक्टर एज अ प्लांट में इस्तेमाल करते हैं। मैं पूरा आपको यहाँ पे डिटेल नहीं बता रही हूँ। ओके, so the thing that we use for animal cell, vector for animals, vector for animals क्या हो जाएगा? vector for animals हो जाएगा disarmed retroviruses। ओके, डिसार्म्ड रेट्रोवायरसेस का मतलब क्या होता है? ऐसे वायरसेस जो पैथोजेनिक नहीं है, उनको हमने डिसार्म कर दिया है, अब वो डिजीज कॉज नहीं करवा पाएंगे, लेकिन हमारे डिजायर्ड जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करा देंगे। ओके, सो द आंसर हियर इज गोइंग टू बी डिसार्म्ड रेट्रोवायरसेस। The last method uses disarmed pathogen vectors which, when allowed to infect the cell, transforms the rDNA into the host. To make bacteria competent transformation with recombinant DNA, we use option A specific concentration of calcium ion, option B heat shock treatment at 42 degrees Celsius, option C both A and B, and option D none of these. Okay, so आपको ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझना है कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, आप इसके अंदर कुछ भी घुसाने की कोशिश करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा क्या? नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना कि ये जो सेल है इसको एक्सेप्टेंस के लिए, मतलब आपने वेक्टर विद डिजायर्ड जीन को इसके अंदर डालने के लिए इसको रेडी करवाना पड़ेगा। ओके, तो ये इसी को हम बोल रहे हैं कि आपने क्या कराना है? आपने बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट कराना है, बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट कराना है ताकि वो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सेप्ट कर सके। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इसको सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इसको ट्रीटमेंट देते हैं विद एनी डाइवेलेंट आयन। डाइवेलेंट आयन से हम इस बैक्टीरिया को ट्रीटमेंट दे देंगे। तो ये डाइवेलेंट आयन यूजुअली जो हम लेते हैं दैट इज मैग्नीशियम। ओके, ये क्या करता है ना, ये एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है कि डीएनए अब बैक्टीरिया के अंदर पोर्स के थ्रू, सेल वॉल में इसमें ना पोर्स हो जाते हैं जब आप इसको कैल्शियम का ट्रीटमेंट देते हैं, और बैक्टीरिया क्या कर लेगा, ये डीएनए को अपने अंदर एंटर करवा लेगा। ओके, सेकेंड चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि यू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक दिस ऑर्गेनिज्म, और इस ऑर्गेनिज्म को आपने रखना है, बैक्टीरिया को आपने रखना है पहले आइस के ऊपर। ओके, आइस के ऊपर रखने के बाद आप क्या करेंगे ना, इसको हीट शॉक देंगे, हीट शॉक देंगे, मतलब आपने उस बैक्टीरिया को आइस के ऊपर रखा, आइस के ऊपर रखने के बाद आप उसको ना 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रख देते हैं। 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखने के बाद वापस से आप उसको किसके ऊपर रखेंगे, आइस के ऊपर रखेंगे। ओके, तो बैक्टीरिया इस तरीके से क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेंट हो जाएगा और ये डीएनए को एक्सेप्ट कर लेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड हीट शॉक बोथ आर यूज्ड टू make the bacteria competent for taking up the recombinant DNA. You can read this data from NCERT for yourself. By which method is rDNA directly placed in nucleus of the animal cell? मतलब देखिए कितना अमेजिंग सा ये एक प्रोसेस है कि ये एक एनिमल सेल है। यूजुअली हम क्या करते हैं ना, एनिमल सेल है, यूजुअली हम क्या करते हैं ना कि जो
रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो हम साइटोप्लाज्म में डाल दे रहे थे। लेकिन ऐसी कौन सी टेक्निक है कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम डायरेक्टली कहाँ पे टारगेट करें, न्यूक्लियस के अंदर हम आरडीएनए को डाल सकें। ओके, मतलब लुक एट द अमेजिंग टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी दैट वी हैव इन दिस प्रोसेस। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन से आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर आप आरडीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। सो द आंसर इज गोइंग टू बी हियर माइक्रो इंजेक्शन। ओके, हम हीट शॉक और कैल्शियम क्लोराइड से क्या कर रहे थे, हम बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बना रहे थे। अभी हमने पिछले सवाल में देखा है ना, बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट करवा रहे थे ताकि उसके हम सेल वॉल में थोड़े से पोर्स बना सकें, और सेल वॉल में पोर्स बनेंगे तो डिलीवरी कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर डिलीवरी होगी। साइटोप्लाज्म के अंदर डिलीवरी होगी। हीट शॉक से भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर डिलीवरी होगी। जीन गन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हियर द आंसर इज गोइंग टू बी माइक्रो इंजेक्शन। Okay, in a method known as microinjection, RDNA is directly injected into the nucleus of the animal cell. The way to introduce alien DNA into host cell includes एलियन डीएनए को हम होस्ट सेल के अंदर डालना है तो हम क्या क्या करेंगे, डिसाउंड पैथोजन ये हम इस्तेमाल कर रहे थे ना एनिमल सेल के अंदर आरडीएनए को डालने के लिए। देन बोलिस्टिक और गन मेथड हम इस्तेमाल करते हैं प्लांट के अंदर डीएनए को डालने के लिए डायरेक्टली। माइक्रो इंजेक्शन भी हम क्या यूज कर रहे थे, सेल के न्यूक्लियस के अंदर आरडीएनए को डाल रहे थे। तो एलियन डीएनए हम इन सारे तरीकों से इस्तेमाल करके एलियन डीएनए को हम होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज सुटेबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ एन एलियन डीएनए इनटू द प्लांट सेल। तो आपका अगर सेल प्लांट सेल है, देखो प्लांट सेल इज लिटिल डिफिकल्ट टू हैंडल। डिफिकल्ट टू हैंडल वाई, बिकॉज इसके पास ना प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है ना सेल वॉल वाली, तो सेल वॉल को भी आपको पेनिट्रेट करना है, फिर आपने सेल मेम्ब्रेन को भी पेनिट्रेट करना है, तो ये थोड़ा सा ना मुश्किल टास्क हो जाता है, तभी एलियन डीएनए अंदर जाएगा। मतलब आपको दो बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इसको हम बोलते हैं जीन गन मेथड और बुलेस्टिक और जीन गन मेथड। ये भी नीट का पीवाईक्यू है, नीट का पीवाईक्यू है। ओके, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना, लाइन टू लाइन पढ़ना, लाइन टू लाइन बाय हार्ट करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। नीट 2023 का ये सवाल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो हमने देखे थे, इथीडियम ब्रोमाइड वाला आंसर हमने देखा था, देन एक और हमने देखा था, दैट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल नाउ। ये हम कौन से बैंड के कलर्स बनते हैं, ऑरेंज कलर के बैंड्स बनते हैं यूवी के अंदर, आप उसको विजुअलाइज करेंगे तो। एंड देन दिस जीन गन इज आल्सो फ्रॉम द सेम ईयर 2023. In another method suitable for plants, cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA. तो आप क्या करते हैं ना यहाँ पे, जिससे इस तरीके से ये गोल्ड का पार्टिकल हो गया, इस गोल्ड के पार्टिकल के ऊपर हम क्या करेंगे, डीएनए को कोट कर देंगे, डीएनए को कोट कर देंगे और इसको हम जीन गन से इसको हम शूट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In this question you have to recognize the restriction enzyme A क्या है, restriction enzyme A क्या है, restriction enzyme A क्या है। तो restriction enzyme जो A यहाँ पे होता है that is PVEU2। तो आपको ये PBR 3:2 ये डायग्राम जो एनसीईआरटी का ये आपने बाय हार्ट करना जरूरी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं ना, ए यहाँ पे मेंशन किया, ए ढूंढते ढूंढते ना ये मार्क कर देते हैं गलती से, तो ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू सी कि ए को जो आंसर सुटेबल है दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वन, यू हैव टू आइडेंटिफाई, ई भी आपने आइडेंटिफाई करना है। ई क्या है, ये कौन सा यहाँ पे जीन प्रेजेंट है जिसके ऊपर BAMH1 का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया जाता है। तो ये जो जीन है यहाँ पे ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगेन। डी क्या होता है, डी होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज डी। देन सी क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बाकी बी क्या है, साल1 होता है, साल1 होता है। ओके, ए क्या है, PVU2 होता है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे
बता दी गई हैं, एंड देन यू कैन आंसर अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी। आर डीएनए टेक्नोलॉजी से आपको ये अरेंज करना है। तो आर डीएनए टेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, डीएनए को आइसोलेट करते हैं। डीएनए को हम आइसोलेट करते हैं किससे, जो आपका ऑर्गेनिज्म है जिससे आपको डीएनए निकलवाना था, तो ऑर्गेनिज्म वन से हमने डीएनए को आइसोलेट कर दिया। अब ये डीएनए ना काफी बड़ा होता है, तो ये पूरा का पूरा डीएनए मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। कट कर देते हैं, कट करने के बाद क्या हो जाएगा, फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए किसकी मदद से आपने कराया है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से आपने कराया है। अब आपके पास बहुत सारे फ्रैगमेंट्स अवेलेबल हो गए हैं। इस फ्रैगमेंट में से आपको अपना डिजायर्ड फ्रैगमेंट चूज करना है। तो हम जाएंगे, परफॉर्म करेंगे द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन। ओके, आइसोलेशन करने के बाद मुझे मेरा डिजायर्ड जीन मिल गया है। फिर हम वेक्टर लेंगे, वेक्टर को हम कट करेंगे, वेक्टर में हम जगह बनाएंगे और हमारा डिजायर्ड जीन हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। ओके, ये आरडीएनए बनाने के बाद आई एम गोइंग टू टेक दिस एंड पुट दिस इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने डाल दिया है। ओके, सो दिस इज ट्रांसफरिंग ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट। इसको फिर हमने क्या करना है, इसको कल्चर करना है, ताकि इसी तरीके से हम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को ग्रो कर सके, इसी टाइप के हम बहुत सारे सेल्स को ग्रो कर सके। सो दिस इज व्हाट यू डूइंग इज कल्चरिंग। कल्चरिंग करने के बाद आपने ये पूरा प्रोसेस क्यों किया था, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या था। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिज्म वन से ना मैंने इंसुलिन बनाने वाला जीन हमने एक्सट्रैक्ट किया था। कल्चरिंग करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा कल्चर मीडियम में इंसुलिन, मतलब यहाँ पे ये सेल्स इंसुलिन बनाएंगे। यहाँ पे इंसुलिन बन गया है। इंसुलिन बनने के बाद आप क्या कर लेंगे, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, सो द आंसर हियर विच आई कैन मेक आउट इज, आई थिंक ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, या ग्रेट। इन मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो होता है डीएनए। आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल इन केसेस ऑफ सर्टेन वायरसेस। Which match is correct for the enzyme which is used to extract DNA in the following organism? आपके पास कोई भी सेल है, आपके पास कोई भी सेल है। अब ये जो सेल है ये अलग टाइप के सेल्स हो सकते हैं। ये एक बैक्टीरिया का सेल हो सकता है, या तो ये प्लांट का सेल हो सकता है, या तो ये एनिमल का सेल हो सकता है। अलग अलग टाइप के हमारे पास सेल्स हो सकते हैं। अब ये सेल में जो डीएनए है, ये डीएनए तो अंदर की तरफ प्रेजेंट है ना, और अगर ये प्लांट और एनिमल सेल हो गए तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको ये डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक और चीज हम लिख सकते हैं, ये फंगस का भी सेल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो तीन ऑर्गेनिज्म है इसमें कॉमन बात ये है कि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके पास क्या प्रेजेंट होंगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो अगर मुझे डीएनए को बाहर निकालना है तो मुझे सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा। तो सेल वॉल को तोड़ने के लिए अगर मुझे बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ के डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है, तो मैं एक एंजाइम यूज करूंगी विच इज कॉल्ड एज लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया है यहाँ पे, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है यहाँ पे, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को लाइसोजाइम आके यहाँ पे कट कर देगा। लाइसोजाइम यहाँ पे आएगा और बैक्टीरिया की सेल वॉल में कट लगा देगा। ओके, देन अगर मुझे फंगस की सेल वॉल को तोड़ना है तो एक हम एंजाइम यूज कर सकते हैं जिसका नाम है काइटिनेज एंजाइम। और अगर हमने प्लांट सेल के सेल वॉल को ब्रेक करना है तो हम एक एंजाइम ले लेंगे जिसको हम बोलेंगे सेल्यूलेज एंजाइम। ओके, सेल्यूलेज एंजाइम। So here the most correct answer is going to be all of these। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा all of these। यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, this is not going to be cellulose, it is going to be cellulase। cellulose नहीं है, cellulase enzyme से हम इसको कट करेंगे। ओके, so you can see this thing here, lysozyme for breaking the bacterial cell wall, cellulase for plant cell and chitinase for a fungal cell wall।
In isolation of the genetic material from the nucleus, the RNA can be removed by ribonucleases and protein by proteases. The purified DNA then precipitates after the addition of. आपने सेल लिया, ओके अब जो सेल है ना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लिकेटेड है ये सेल, आई सेइंग ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लिकेटेड है ये सेल बहुत ज्यादा, और उसमें ना बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इस सेल के अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर डीएनए भी होगा, इसके अंदर आरएनए भी होगा, इसके अंदर प्रोटीन भी होगा। आई एम जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग टू ओनली दीज थ्री, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो मेरा जो मतलब हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज डीएनए, वी जस्ट वांट डीएनए, वी डोंट वांट आरएनए एंड प्रोटीन। तो जो चीज आपको नहीं चाहिए आप उसको क्या कर देंगे ना, ब्रेक कर देंगे। तो यू कैन ब्रेक आरएनए विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम व्हिच इज आरएनए, से आप आरएनए को तोड़ दें। प्रोटीन को आप किससे तोड़ देंगे, प्रोटीएजेस से आप तोड़ देंगे। ओके, सो आई कैन एलिमिनेट आउट आरएनए एंड प्रोटीन बाय ब्रेकिंग देम विद दीज एंजाइम्स। ये तो टूट गए। अब लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ये एक मीडियम में प्रेजेंट है, ये सब कुछ एक ही जगह पे प्रेजेंट है। बट व्हाट आई वांट इज आई वांट डीएनए। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम डीएनए को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, डीएनए को हम नीचे बिठा सकते हैं। कैसे बिठाएंगे, हम इसमें डाल देंगे चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड अल्कोहल इसके हम अंदर डाल देंगे। ओके, व्हेन यू ऐड चिल्ड अल्कोहल इनटू इट, डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा, डीएनए नीचे जाके बैठ जाएगा, और प्योरिफाइड डीएनए को हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चिल्ड इथेनॉल, एंड देन आप इसको यहाँ से डीएनए को निकाल सकते हैं विद द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पूलिंग प्रोसेस। ओके, आपने डीएनए को निकाल लिया। Other molecules can be removed by appropriate treatment, and purified DNA ultimately precipitates out after the addition of chilled alcohol, that is ethanol. Which of the following is used to check the progression of restriction enzyme digestion? PCR, ROP, AGE, or all of these? आपने ऑर्गेनिज्म से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, अभी हमने किया ना डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था पिछले क्वेश्चन में। आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो डीएनए है ना ये बहुत ही बड़ा होता है, ये पूरा का पूरा डीएनए हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक डिजायर्ड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए चाहिए, हमको एक पर्टिकुलर जीन चाहिए। हम क्या करते हैं ना, हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को लाके यहाँ पे कट करवाते हैं। लेकिन हाउ डू आई नो कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ये क्या कट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या मेरा प्रोसेस आगे चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये हम किस तरीके से पता करेंगे, ये हम पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म करेंगे और हमको ये पता लग जाएगा कि ये डीएनए सेपरेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। नहीं, नॉट एग्जैक्टली डीएनए सेपरेट हुए हैं या नहीं, हमको ये पता लगेगा कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन किया है, रन करने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है कि डीएनए का एक ही बैंड बना हुआ है, डीएनए का एक ही बैंड है। ओके, अगर आपको डीएनए का एक ही बैंड दिखाई देता है मतलब आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम नहीं कर रहा है, ये डीएनए को कट ही नहीं कर रहा है। अगर डीएनए को कट करता तो हमको फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। ओके, तो डीएनए को कट कैसे कराए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हमको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कैसे पता चलेगा। आप क्या करेंगे ना, जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन कराएं और आपको ये दिखाई दे रहा है कि डीएनए के बहुत सारे अलग अलग बैंड्स बन रहे हैं, तब हमको ये पता चलेगा कि हाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट रहा है और डीएनए के छोटे छोटे बैंड्स बन रहे हैं। ओके, so this is how you recognize it. Agarose gel electrophoresis is used to check the progression of the restriction enzyme digestion. PCR stands for polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. PCR includes, अब ये यहाँ पे because the motive, we should not be forgetting the motive of the, because ना वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, so we will try to just restrict ourselves to answering the question, keeping in mind that you are on your right path of your NEET preparation. PCR में ये सारे ही processes होते हैं, denaturation, annealing and extension process.
30 cycles of PCR amplified DNA approximately is how many times? So for saving our time, what we can do is, आप अगर NCERT बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, आप डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो पीसीआर के डायग्राम में इसका आंसर छुपा होता है, सो दैट वी आर नॉट डूइंग द कैलकुलेशन एंड स्टफ। उस डायग्राम में लिखा हुआ है कि 30 साइकिल्स ऑफ पीसीआर जब आप रन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 billion times amplified DNA. So I am just trying to save time here, and you can refer to the NCERT diagram. If any protein encoding gene is expressed in a dash host, it is called as dash protein. If any encoding gene is expressed in a कौन सा host, any expressed any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, then it is called as a recombinant protein. Okay, आपने ये जो प्रोटीन बनाया है, आपने ये उस होस्ट के अंदर नहीं बनाया है जो जिससे आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट कराया था, आपने एक अलग होस्ट के अंदर ये एक्सप्रेशन कराया है। तो जो प्रोटीन बनेगा फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उस प्रोटीन को हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे। यू कैन रीड दिस। What is the maximum volume of culture that can be processed in bioreactors? Bioreactors क्या होते हैं? For you to understand, हमने बहुत मेहनत से बैक्टीरिया के अंदर हमारा डिजायर्ड जीन इनकॉर्पोरेट किया था। ओके, एक बैक्टीरिया से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। आपको ये चाहिए कि ये बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करे और बहुत सारे प्रोजनीज बनाए, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बनाए, ताकि आपको प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिले। ओके, तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे ही बैक्टीरिया को हम डाल देते हैं कंटेनर्स, बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर, जिनका नाम होता है या जिसको हम बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। ओके, अब ये बायोरिएक्टर के अंदर इस ऑर्गेनिज्म को हमने डाल दिया, इसको हमने खाना पीना, टेम्परेचर अप्रोप्रिएट, ऑक्सीजन सप्लाई, अब प्रॉपर पीएच इसको हमने दे दिया, इसको हमने एकदम खुश रखा है बायोरिएक्टर के अंदर, एकदम ऑप्टिमम कंडीशंस को सप्लाई करके। ये हंसी खुशी क्या करेगा, अपना बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करा के बहुत सारे छोटे छोटे इसी के जैसे बैक्टीरिया बनाएगा, क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाता है। बहुत सारे आइडेंटिकल बेबी बैक्टीरियाज बन जाएंगे। तो ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं, it is a container where you're trying to grow the culture in a huge amount। और ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं, इनकी कैपेसिटी कितनी होती है? इनकी कैपेसिटी, बहुत बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, इनकी कैपेसिटी होती है 100 to 1000 of liters। ओके, स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स cannot yield appreciable quantities of product। आपने इतना मेहनत जो किया था, आपने ये फॉर एग्जांपल इंसुलिन बनाने के लिए किया था, तो आप इंसुलिन बना रहे हैं, आपकी फैक्ट्री है, आपको पूरा कंट्री में ये सेल करना है, आपको इसका एक्सपोर्ट भी कराना है, तो थोड़ा सा बना के काम नहीं चलेगा, आपको बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में इसको बनाना पड़ेगा। To produce in large quantities, the development of bioreactors where large volumes of culture can be processed was required। Okay, अगर आपको एक इंसान को खाना खिलाना है तो आप खाना कम बनाएंगे, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को जब खाना खिलाना है तो आप कम खाना नहीं बनाएंगे। यू आर गोइंग टू कुक अ लॉट। ओके, तो यहाँ से हम बहुत सारा खाना बनाएंगे। तो आपने एक बैक्टीरिया को खाना नहीं खिलाना था, आपने बहुत सारे बैक्टीरियाज को खाना खिलाना है, ताकि ये आगे और रिप्रोड्यूस करें और बैक्टीरियाज बने और ज्यादा हम प्रोडक्ट बना सकें। ओके, सो यू हैव टू टेक वेरी बिग कंटेनर्स ऑफ द कैपेसिटी ऑफ 100 to 1000 liters। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होस्ट कल्चर्ड in the continuous culture medium where inside the used medium is drained out, and from one side fresh medium is added from the other to maintain cells in the physiologically which phase। यहाँ पे ये बोला गया है कि ना, आपने जो कल्चर सिस्टम यूज किया है ना, वो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम है। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो कंटेनर था, इसमें आपने खाना भर दिया। ओके, अब खाना भर के जो ये ऑर्गेनिज्म है, ये खाना खा के खत्म भी कर सकता है ना,
ये खाना खा के खत्म कर दिया इन्होंने। अगर खाना खा के खत्म हो जाएंगे तो ये सेल्स जो है ये मर जाएंगे। यस और नो? तो आपने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में ना आप एक साइड से कंटिन्यूअसली उनको खाना सप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी साइड से आप प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे अपना प्रोसेस रुका नहीं रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली खाना सप्लाई करते जा रहे हैं, अप्रोप्रिएट मीडियम उसको सप्लाई करते जा रहे हैं। और सेकेंड साइड से यहाँ से आपने फ्रेश मीडियम डाल रहे हैं, बार बार फ्रेश मीडियम यहाँ पे आप डाल रहे हैं, और एक साइड से आप यूज्ड मीडियम को ड्रेन आउट कर रहे हैं। यूज्ड मीडियम, खाना जो खत्म कर दिया इन्होंने, वेस्ट कुछ बना दिया है, या जो आपको चीज एक्सट्रैक्ट करनी है कंटेनर में से, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो एक तरफ से आप खाना डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से आप चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इस टाइम पे जो सेल्स होते हैं ना, ये कौन से फेज में होते हैं, तो आपको ना इसका बैक्टीरिया का ना ये ग्राफ समझना पड़ेगा। ग्राफ में हम ये देखते हैं कि जो एक बैक्टीरिया होता है उसकी लाइफ कौन कौन से फेजेस से गुजरती है। जैसे ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस की भी फेजेस होते हैं ना लाइफ के, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, देन ओल्ड एज। वैसे ही हमारे बैक्टीरिया के भी कुछ अलग अलग फेजेस होते हैं। वो फेज को समझने के लिए हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ऑन वन साइड वी हैव गॉट द लॉग ऑफ बैक्टीरिया, लॉग ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे हम लेंगे, और यहाँ पे हम लेंगे टाइम। लॉग ऑफ बैक्टीरिया, एक तरफ दूसरी तरफ हमने टाइम लिया। ओके, हम ये देखते हैं कि जब आप बैक्टीरिया को ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा ग्रो करने के लिए। ठीक है, इस फेज को हम बोलते हैं लैग फेज। जो फेज में बैक्टीरिया थोड़ा टाइम ले रहा है ग्रो करने के लिए, उसको हम बोलते हैं लैग फेज। देन वो ना एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं लॉग फेज। ये यहाँ पे सबसे मैक्सिमम ग्रोथ हमको दिखाई देती है। लॉग फेज जैसे आप ग्रो करते हैं ना टीनेज इयर्स में, बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, दैट इज योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बहुत ज्यादा ग्रोथ वहां पे होती है। अब ग्रो करने के बाद आगे ग्रोथ नहीं होगी, अब चीजें क्या हो जाएंगी, स्टेशनरी हो जाएंगी। स्टेशनरी फेज। ओके, यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ओके, तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है, एक्टिवली जब सेल्स ग्रो कर रहे हैं। तो जब आप कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम सप्लाई करते हैं तो जो सेल्स होते हैं ये एक्टिवली ग्रो करके लॉग फेज में आपको दिखाई देंगे। ओके, यू कैन रीड दिस डेटा फ्रॉम एनसीईआरटी। बायोरिएक्टर्स है, बायोरिएक्टर के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। बायोरिएक्टर्स के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे कि फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम। द आंसर हियर इज गोना बी ऑल ऑफ दी अबव। ओके, so for us to understand this question here, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने बायोरिएक्टर बना दिया है। बायोरिएक्टर में आपको पता है कि एक कंटेनर होता है जिसमें हमको बहुत सारे सेल्स को ग्रो करना होता है। सो फॉर दिस व्हाट वी डू इज, यहाँ पे ना हम एक ऊपर ऐसे मोटर लगा देते हैं। मतलब यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल ये मोटर लगा दिया, ये मोटर यहाँ पे हो गया है। ऊपर हम एक स्केल लगा देते हैं आपको मॉनिटर करने के लिए कि कंडीशंस यहाँ पे क्या हो रही है। देन एक साइड से हम एसिड बेस डालते हैं, एसिड डाल रहे हैं या बेस डाल रहे हैं। एसिड बेस क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि आपको ना पीएच मेंटेन करना है। नहीं तो आप अगर पीएच मेंटेन नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं होंगे। देन यहाँ से एक और इनलेट होता है जहाँ पे हम स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन करते हैं। स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है कि ये ना कंटेनर बार बार इस्तेमाल होता है ना, तो आपको इसको क्लीन करना होता है। स्टीम आप पास करते हैं ताकि पहले जो बैक्टीरिया आपने ग्रो किए थे वो सारे मर जाएं और हम नए वाले बैक्टीरिया को ग्रो कर सके। ओके, देन यहाँ से आपको एरोबिक सिस्टम वाला परफॉर्मेंस देना, मतलब एरोबिक सिस्टम आपको मेंटेन करना है तो आपको एयर देनी पड़ेगी। लेकिन एयर कैसी होनी चाहिए, स्टेराइल एयर होनी चाहिए, उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। फिर इसके अंदर आप खाना डालेंगे, आप खाना डालेंगे और खाने खाने को हम क्या बोलते हैं, कल्चर ब्रॉथ। कल्चर ब्रॉथ हम इसको हम बोलते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे
अब ऐसे ब्लेड्स प्रेजेंट होते हैं ताकि अगर कुछ फोम बन रहा है तो उसको हम ब्रेक कर सकें. सो दीज ब्लेड्स आर फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स, ताकि हम चीजों को क्या कर सकें, इस चीजों को यहाँ पे ना ऊपर वाले को हम फोम ब्रेकर लिख देंगे. फोम ब्रेकर यहाँ पे होता है. फिर हम चीजों को मिक्स करने के लिए ब्लेड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ताकि सारी चीजें आसानी से मिक्स हो सके. ठीक है. सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है. सो यू कैन मॉनिटर फ्रॉम हियर. आप यहाँ पे क्या क्या मॉनिटर कर सकते हैं. आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो सवाल में हमको पूछा गया था, फोम कंट्रोल सिस्टम इसमें प्रेजेंट है. फोम कंट्रोल सिस्टम इसमें प्रेजेंट है. देन सेकंड क्या प्रेजेंट है, टेम्परेचर कंट्रोल भी प्रेजेंट है. टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी प्रेजेंट है. फिर आपको यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन भी आप डिलीवर करा रहे हैं. ऑक्सीजन डिलीवरी आप करा रहे हैं. देन आप पीएच भी कंट्रोल कर रहे हैं एसिड बेस ऐड करके. तो ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will be done with product formed by rDNA technology. A product has to be formulated with suitable preservation. Formulation has to undergo clinical trials. strict quality control testing is to be done. एक बार आपने प्रोडक्ट बना लिया तो बना के आपने क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें सूटेबल प्रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा ताकि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है ये खराब ना हो सके. ओके. सो द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट आपने बनाने के बाद उसमें सूटेबल प्रिजर्वेटिव ऐड करना है. अब आपको क्लिनिकल ट्रायल्स कराने हैं एनिमल्स के ऊपर, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है. यस. आपको क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरीके की है. तो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव हैज टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यू आर फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट यूजिंग rDNA टेक्नोलॉजी. Which of the following DNA is showing undigested by restriction endonuclease in the diagram? इस तरीके का सवाल हमने पहले भी सॉल्व किया था. हमने ये देखा था कि जो आपका डीएनए है अगर ये अनडाइजेस्टेड है, अनडाइजेस्टेड का क्या मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट नहीं कर रहा है. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको कट नहीं किया तो इसको हम बोलेंगे अनडाइजेस्टेड डीएनए. ओके. तो अनडाइजेस्टेड डीएनए किस तरीके से हमको दिखाई देंगे, और केस नंबर 2 में ये हो जाता है कि मेरे पास डीएनए है, हमारे पास डीएनए है, डीएनए को हमने क्या कर दिया है ना, डाइजेस्ट कर दिया है. डाइजेस्ट कर दिया मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये डीएनए को आके कट कर रही है. तो जब कट करेगी यहाँ पे ये, तो बहुत सारे क्या मिलेंगे हमको, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे. और ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जाके अलग अलग जगह पे बैंड्स बनाएंगे. डाइजेस्टेड डीएनए बैंड्स बनाएंगे. यहाँ पे हमने एक सैंपल 1 डाला था, सैंपल 2 डाला था, सैंपल 3 एंड सैंपल 4. सैंपल 4 में हमको दिखाई दे रहे हैं कि अलग अलग बैंड्स यहाँ पे बने हुए हैं. सैंपल 3 में भी हमको अलग अलग बैंड्स दिखाई दे रहे हैं. सैंपल 2 में भी हमको बैंड्स दिखाई दे रहे हैं. लेकिन सैंपल 1 में हमको बैंड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं. लेन 1 में कोई भी बैंड नहीं है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड डीएनए है वो लेन 1 में ही प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, rDNA is what? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ये बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट ऑफ वेक्टर डीएनए एंड डिजायर्ड जीन. एंड इसको हम काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए डीएनए आरएनए का हाइब्रिड नहीं होता है, डीएनए डीएनए का हाइब्रिड होता है. तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए एंड सी. So here we have solved all the 30 questions. I hope you are able to analyze your NEET preparation level. And if you have not subscribed to the channel yet, you can subscribe to it so that you're not missing on the important content. And keep एनालाइजिंग या प्रिपरेशन. देखो आपने अगर बहुत सारा पढ़ लिया है लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सो यू विल नॉट गेट एन आइडिया अबाउट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. एंड नाउ इट इज टाइम कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, एनसीईआरटी की हर लाइन को आप बाय हार्ट कर सकें. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर.